हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। दिस इज़ कृष्ण। काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात हुई है और बीच में जो समय था काफ़ी मिस किया मैंने आपको। और वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी मूल प्रवृत्ति की तरफ वापस आता है, चाहे वो कितना भी दूर जाए। ठीक उसी तरीके से काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से आप लोगों के साथ टॉपिक्स को शेयर करने और आप लोगों को ईज़ी वे में कुछ टॉपिक्स डिलीवर करने का मौका फिर से मिला है। आई होप कि इस सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाएँगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस नाम का एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलता है। कंज्यूमर सरप्लस के बारे में अगर हम बात करें तो देखने में ये बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है और यूटिलिटी की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उस यूटिलिटी की थ्योरी में हमें ये पढ़ना होता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और समझेंगे कंज्यूमर सरप्लस है क्या? एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इसकी क्या मीनिंग होती है और इकोनॉमिक्स को इसको कैसे देखने का तरीका है। सो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कंज्यूमर सरप्लस की मैं बात करूं तो जैसा कि आपके सामने सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सेविंग्स, इसको सेविंग्स या सरप्लस भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे सरप्लस भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसे भूलिएगा नहीं, सरप्लस भी इसे कहा जा सकता है। वॉज फर्स्ट गिवन बाई ड्यूपिट। ठीक है, ड्यूपिट नाम के एक व्यक्ति द्वारा दिया गया था जो कि 1842 में दिया गया था। एंड लेटर इट वॉज डेवलप्ड बाय द अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले इसे ड्यूपिट ने दिया था। तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था तो ड्यूपिट ने दिया था 1842 में। लेकिन बाद के टाइम में अल्फ्रेड मार्शल ने इसको विकसित किया और लोगों के सामने रखा कि कंज्यूमर सरप्लस की जो अवधारणा ड्यूपिट ने दे रखी थी वो काफ़ी नैरो थी। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल को इसका श्रेय दिया जाता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया उन्होंने। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा में हिंदी में बाइलिंगुअल, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि आप लोगों को बाइलिंगुअल देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे जो हों वो इसे समझ सके। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा। कई बार बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हो वो एक्चुअल में आप इसकी वीडियो बना दो, 11th के लिए अलग से बना दो, 12th के लिए अलग से बना दो। ये वीडियोस, ये जो टॉपिक्स आप लोग क्वेश्चन करते हो ना इन टॉपिक्स पे, एक्चुअल में इसका जवाब सिंपल सा है। आप चाहे 11th में हैं, ठीक है, या आप 12th में हैं, आप किसी भी चीज़ में, जैसे बीकॉम कर रहे हैं आप, या एमकॉम कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो बदल नहीं जाता है। आपको 11th में भी वही पढ़ाया जाता है, 12th में भी, बीकॉम में भी, एमकॉम में भी, सब चीज़ों में वही टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उपभोक्ता के बारे में जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि सबसे पहले इसे ड्यूपिट ने दिया था 1842 में। अल्फ्रेड मार्शल ने इसको बाद में डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस की जो कहते हैं डेफिनीशन है वो क्या है। आपके सामने डेफिनीशन है। अकॉर्डिंग टू द मार्शल, द एक्सेस ऑफ द प्राइस which consumer would be willing to pay rather than go without the thing over what he actual does pay is called consumer surplus। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में आपको करके समझाता हूँ। ठीक है, ऑल्दो यहाँ हिंदी लिखी हुई है आपके सामने, आप पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उपभोक्ता की बचत एक्चुअल में है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि उपभोक्ता की जो बचत है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मार्शल के ही अकॉर्डिंग देखते हैं, द एक्सेस ऑफ प्राइस which the consumer would be willing to pay, यहाँ याद रखिएगा willing to pay, rather than go without the thing over what he actually does pay is called consumer surplus। सर आसान भाषा में समझा दीजिए। देखिए मेरा काम ही है कि टॉपिक्स को आसान भाषा में डिलीवर करना, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बेसिकली मेरा टारगेट हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी हिंदी मीडियम का ही पढ़ा हूँ और बाद में मैंने इंग्लिश मीडियम स्विच किया। लेकिन मैंने ये महसूस किया है, ये पाया है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बेचारे वो बीच में अटके रहते हैं। इसलिए मेरा काम हमेशा है कि आपको ईजी लैंग्वेज में डिलीवर किया जाए। विद्यापथ एजुकेशन की जो पूरी फैमिली है, हमारा स्लोगन ही यही है कि आपको ईजी वे में हर टॉपिक को डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आप अपनी लाइफ में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की आप कई इकाइयाँ या उसकी कई यूनिट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि आप कोई सोप यूज़ करते हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर सोप को यूज़ करते होंगे, शैम्पू यूज़ करते होंगे ना, तो उसकी अलग अलग इकाइयों की मात्राएं आप यूज़ करते रहते हैं। तो किसी वस्तु को लेने के लिए उपभोक्ता उसे नहीं होगा, ये उस वस्तु की कितनी अधिकतम कीमत देने को तैयार है और वह वास्तव में कितनी देता है, इसके बीच के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अब इसको सपोज करके समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लेते हैं कि
मुझे कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है, ठीक है, और मैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए मैक्सिमम प्राइस, जैसे मान लेते हैं एक पेन है मेरे पास, इस पेन को खरीदने के लिए मैं 15 रुपये मैक्सिमम देने को तैयार हूँ, ठीक है, कि मैं मैक्सिमम 15 रुपये दे सकता हूँ। मैंने शॉपकीपर से बोला कि मुझे एक पेन चाहिए और मैं इसके मैक्सिमम 15 रुपये दूंगा, लेकिन एक्चुअल में मान लेते हैं मुझे वो 10 रुपये में मिली, ठीक है, या एक्चुअल प्राइस जो मैंने पेड किया वो 10 रुपये था। अब आप ये गैप देख रहे हो, ये 15 रुपये जो मैं पेड कर सकता था, ठीक है, जो विलिंग टू पे है मेरा, और एक्चुअल में मैंने जो पेड किया ये 10 रुपये, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप रहा वो रहा 5 रुपये, और ये ही मेरा कंज्यूमर सरप्लस होगा, यही मेरी बचत होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि बिना ग्राफ के, बिना टेबल के आप किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, और उसकी रेलेवेंसी उतनी नहीं रहती है, हर चीज़ में आपको ग्राफ टेबल बना करके समझानी होती है। यहाँ पर भी आपको एक टेबल बनाई गई है जिसमें आपको उपभोक्ता की बचत की गणना करना सिखाया गया, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। आपको पता है यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आप किस तरीके से समझना है आपको। देखिए, यूनिट्स आपको दे रखी हैं, ठीक है, यूनिट्स आपके सामने गिवन है, और जो यूनिट्स गिवन है कंजम्पशन की, यानी कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट मैंने कंज्यूम की। मार्जिनल यूटिलिटी, चूंकि मैंने इससे पहले भी मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके ऊपर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आप लोगों को पहले से ही मैंने बता रखा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो गिरती है स्टार्टिंग से, ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट यूनिट यूज़ की तो मुझे 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, सेकेंड यूज की तो मैंने 18। अच्छा, इसके साथ ही साथ उस गुड्स एंड सर्विसेज का मैंने प्राइस डिसाइड कर दिया कि वो 10 रुपये की मार्केट में है, यानी कि पर यूनिट उसकी कॉस्ट आ रही है 10 रुपये की, ठीक है, या जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उसके लिए वो 10 रुपये है। अब एक यूनिट खरीदा 10 रुपये में, मार्जिनल यूटिलिटी लेकिन 20 थी इसकी, दूसरी यूनिट खरीदा 18 मिली, तीसरी मिली 15 मिली, चौथी यूनिट पे 12 मिली, और पांचवी यूनिट पे मुझे 10 यूटिलिटी मिली। अब आपको पता होगा कि जैसे जैसे यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि जैसे जैसे आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं, यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। ठीक वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि 20 है, 18 है, 15 है, 12 है, 10 है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और प्राइस हमारा क्या था, सेम था, 10 रुपये। यहाँ पर आपको कंज्यूमर सरप्लस की बात की गई है। अब कंज्यूमर सरप्लस में आप देख सकते हैं कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 20 है और मैंने प्राइस पेड किया है 10 रुपये, तो इनके बीच का गैप है 10 रुपये। याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही मैक्सिमम प्राइस कोई भी उपभोक्ता पेड करने को तैयार होता है। जैसे कि लेट्स सपोज, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे किसी पेन के लिए, ठीक है, एक पेन मैंने आपको दी और मैंने कहा इस पेन का प्राइस आपका 20 रुपये है और आपको इससे यूटिलिटी मिलेगी सिर्फ 10 के बराबर, 10 यूटिलिटी, तो आप शायद उसको परचेज करना नहीं चाहेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसको आप इसलिए नहीं परचेज करना चाहेंगे क्योंकि आपको खुद भी लगता है भाई कि अगर मैं इसे परचेज करूंगा तो मैं 20 रुपये दे रहा हूं लेकिन मुझे यूटिलिटी मिल रही है 10 रुपये। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, कई बार माना जाता है कि जो प्राइस होता है इसके बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस आपने देख लिया, कंज्यूमर सरप्लस देख लिया, तो इसको क्या है सिंपली, तो यहाँ पर फॉर्मूला ही बनता है कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी? मार्जिनल यूटिलिटी की 5 यूनिट्स को जोड़ने के बाद हमें टोटल यूटिलिटी देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आ गई सबको? तो ये जो टोटल यूटिलिटी है ये इसका सम है यहाँ से यहाँ तक का, और प्राइस आपका देखा जाए तो 5 यूनिट पर टोटल मैंने 50 रुपये खर्चा किए हैं, और इसी तरीके से 75 में से अगर मैं 50 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 25, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा कंज्यूमर सरप्लस 5 यूनिट्स को यूज़ करने के बाद 25 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, काफ़ी इजी था, कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेबल बनाया है तो ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई एक्सेस है हमारा और ये हमारा एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये जो लाइन आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है, और इसका स्लोप आपको पता है। अब आपसे मैं एक चीज़ और यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज इन्हांस हो सके। ये जो पॉइंट है इस पर ये कर्व टच कर रहा है, जो कि ये बताता है कि अगर आप कंजम्पशन को ज़ीरो कर देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी ज़ीरो होगी। सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई चीज़ कंज्यूम ही नहीं किया तो यूटिलिटी भी मेरी ज़ीरो है, इसलिए ये टच कर रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ गई?
अब यहाँ पर टच करने का मतलब आपको पता चलेगा, कई बार एक लोग पूछ लेते हैं कि ये कर्व यहाँ पर टच क्यों कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये एक्स एक्सेस को टच कर ले तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ें। वाई एक्सेस पे मैंने यहाँ पर आपके प्राइस को ले लिया है और क्वांटिटी को मैंने एक्स एक्सेस पे लिया है। अब इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। देखिए आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ये रेड वाला जो एरिया है यही हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। अगर मैं कहूँ कि ये एरिया जो मुझे दिखाई दे रहा है ये कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है, यही हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर मैंने खर्चा कितना किया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने टोटल पेमेंट कितनी की, तो प्राइस यहाँ पर है, यानी कि ओपी प्राइस मैंने पेड किया है, ठीक है। ओपी प्राइस, जो प्राइस है हमारा वो है ओपी, कुल भुगतान जो मैंने किया है। और अगर मैं देखूं तो मुझे क्वांटिटी कितनी मिली है, ठीक है, वो मिली है मुझे ओएम, ठीक है, इतनी क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की है तो ओएम हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं देखूं तो ये जो पूरा एरिया बन रहा है वो बन रहा है ओ पी ई एम, यानी कि ओ पी ई एम, ये एरिया मेरा बन रहा है और वो ये वाला एरिया है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां मैं स्टैंड कर रहा हूं, जहां मेरा इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि मेरी जो सरप्लस है या मेरी जो बचत है वो कितनी है, तो वो मेरी है ओ ए ई एम, यानी कि अगर जो मेरा सरप्लस की अगर मैं बात करूं, टोटल सरप्लस है या मेरी टोटल बचत है या मेरी कुल उपयोगिता है, ये तीनों चीज़ें, तो वो मुझे जो यूटिलिटी, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैंने पेमेंट सिर्फ इतनी की है, यूटिलिटी मुझे यहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है यहाँ तक, तो वो मेरा बन रहा है ओ ए ई एम, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल, इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं इसको ऐसे समझ सकते हो, इरेज कर देता हूं ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए मैंने टोटल खर्चा कितना किया है, वो ये वाला पार्ट है ओ पी ई एम, लेकिन टोटल यूटिलिटी मुझे मिल रही है ओ ए एम ई, यानी कि ये वाला एरिया, टोटल एरिया रेड को लेकर के और व्हाइट को लेकर के, ठीक है। अब सरप्लस है या मैं यूँ कहूँ यूटिलिटी, तो वो है ओ ए ई एम के बराबर। ठीक इसी तरीके से जो ट्राइंगल आपको ये लाल कलर का, रेड कलर का जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल है ट्राइंगल ए पी ई, ठीक है, क्योंकि ए पी ई ये तीन ट्राइंगल है। तो इसको अगर निकालना है मुझे तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, ओ ए ई एम माइनस ओ पी ई एम, ठीक है। और मेरा ये ट्राइंगल, ये जो सरप्लस है मेरा वो निकल आएगा, यानी कि सिंपल वही लॉजिक, टोटल पेमेंट जितनी की मैंने, तो टोटल पेमेंट पिछले वाले एग्जांपल में अगर मैं पीछे आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं पीछे आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो तो टोटल पेमेंट मैंने 50 की है और मुझे मिल कितनी है यूटिलिटी 75। ठीक उसी तरीके से आप देखो तो टोटल यूटिलिटी जो मुझे मिली है वो ओ ए ई एम है, लेकिन पेमेंट मैंने की है ओ पी ई एम, ठीक है। तो 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 25। तो ये 25 का एरिया जो है वो ये रेड वाला एरिया है, ये रेड वाला एरिया 25 का है। तो यही है कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ आप लोगों को समझानी है, ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरा प्राइस राइज हो जाए, बढ़ जाए गुड्स एंड सर्विसेज का, पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि जो हमारा प्राइस था वो 10 रुपये था, अगर ये 10 रुपये का प्राइस बढ़ करके अब 12 रुपये हो जाए, तो जो मेरा सरप्लस है वो क्या होगा, मेरी बचत जो होगी वो क्या होगी, वो मेरी सरप्लस जो है वो गिर जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस राइज होगा तो सरप्लस मेरा कम होगा, अगर प्राइस डाउन होगा तो सरप्लस मेरा ज़्यादा होगा। ठीक इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एक बात बताइए, इसकी रेवेलेंसी कितनी है। अगर मैं इसे कहूँ कि आज के टाइम पर जब हम कोई चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम परचेज करते हैं और परचेज करके घर ले आते हैं, हम इतना कहाँ सोचते हैं कि हमें इससे यूटिलिटी 25 मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये कई बार क्वेश्चन पुटअप करता है इसकी रेवेलेंसी पे, इस थ्योरी की रेवेलेंसी पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या ये आज भी रेवेलेंट है, क्या हमें इसे समझना ज़रूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो मैं एक डेजर्ट में हूँ, ठीक है, और इस डेजर्ट में मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे बहुत तगड़ी प्यास लगी हुई है, किसी ने मुझे एक बॉटल पानी दे दिया।
अब एक बॉटल पानी जो मुझे मिला उसके मैं 1000 रुपीज़ भी पेड करने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्यासा हूँ, मैं मर जाऊँगा अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा तो अगर उसे यूटिलिटी की मैं बात करूँ तो जो 100 रुपए पे पानी को खरीदने को तैयार है, उसको हो सकता है कि 100 रुपए की यूटिलिटी मिल रही हो। या मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 1000 तो देने को तैयार हूँ। मैं प्यासा हूँ, मुझे ये लगता है कि 1000 पड़े हैं भाई, दे करके अपनी जान बचाओ। लेकिन पानी देने वाले ने मुझसे कहा 100 रुपए में ही पानी दे दूँगा। अगर मैं देखूँ तो 1000 में से अगर 100 रुपए मैं माइनस करूँ, तो आप ये देखने को पाओगे कि मैं 900 रुपए की सरप्लस कर रहा हूँ। जबकि 1 गिलास पानी के लिए 100 रुपए भी ज़्यादा है। भाई अगर आप कहीं जाते हो, तो आप 1 गिलास पानी के लिए 100 रुपए भी दे रहे हो ना, इंडिया में खासकर, तो बहुत ज़्यादा है। तो कई बार ये देखा जाता है कि इस जो थ्योरी है, इसकी रिलेवेंसी कई बार क्वेश्चन पुट अप होता है कि इसकी रिलेवेंसी उतनी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है? इसीलिए कई इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो कंज्यूमर सरप्लस का जो ये सिद्धांत है, ये उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जितना होना चाहिए था। इसीलिए इस पे ज़्यादा बहस नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि कंज्यूमर सरप्लस का जो सिद्धांत है, उसे समझना कई बार ज़रूरी है। कई बार आपसे ये शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंज्यूमर सरप्लस का सिद्धांत जो है वो किसने बनाया है, या कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअल में है क्या? तो चाहे आप 11th में हैं या 12th में हैं, तो इसको पढ़ना थोड़ा ईजी रहे। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक छोटे से टाइम में अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर इस पे कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि अब आपसे हफ्ते में 1, 2 वीडियो, 3 वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ, ताकि आप लोग एंगेज रहें हमारे साथ और हम विद्यापत की फैमिली को और थोड़ा ग्रो कर सकें। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ लेक्चर आपको पूरा नोट मिल जाए नोट्स मेकिंग में, तो विद्यापत एजुकेशन ऑफिशियल चैनल है, आप लिंक दे रखा है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जा करके टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हर वीडियो का एक पीडीएफ लेक्चर मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसके साथ ही साथ अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप विद्यापत एजुकेशन का ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम पे, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ डेली अपडेट्स एंड शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने को भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।